मेरठ में कितना कुछ बदल गया ना भैया। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पहले जब छोटे थे तब में और आज में तो ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, हम उसी वाले उसमें रह रहे हैं या नया कोई डेवलप हो गया है। बेशक कॉलोनीज बन गई, लेकिन जो मोहल्लों का कल्चर है हाँ, वो आज भी वही है। में भी जो पुरानी जगह हैं वहाँ पर आज में भी वही भाईचारा है, वही जाना, अपने लोगों से मिलना, अपनेपन का एहसास वो होता है। वही बिना डोरबेल बजाए घर में घुसे चले जाना। कि जैसे पहले ये कि भाई कि किसी के घर पे कुछ सामान बन रहा है कि उसने सब शेयर करते थे एक दूसरे दूसरे के शेयर साथ करना है या वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल। और यहाँ पे जो सराफा है इसकी तो बात ही क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। और लेकिन है गलियों में, लेकिन आज भी जो जिन्हें मालूम है वो वहीं से जाके पुराना लेकर शहर के में आते है, हैं। पुराना है। अच्छा, आजकल तो कॉलेजेस और स्कूल्स भी बहुत सारे बन गए। हम लोग के टाइम में तो गिने चुने थे और हिंदी माध्यम से थे। जी हाँ, पहले तो ये था कि हम लोग टाट पट्टी वाले स्कूल में पढ़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, दरी में बैठकर पढ़े हैं हम लोग। सरकारी स्कूल वही होते थे अच्छे नीचे दरी बिछी होती थी और उसी पर बैठकर हम पढ़ते थे। उसमें निकले भी हैं। किसान और खेती की बात करें तो यहाँ गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी है और हाँ, इतनी अच्छी वैरायटी आ गई है कि 10 फुट तक गन्ना खेतों में यहाँ लोग उगा रहे हैं। एक चीज है रेवड़ी और गजक का पुराना कल्चर जो बिल्कुल, है वो आज में भी वही चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय के साथ एक बदलाव जो देखने में मिला वो ये था कि पहले महिलाएं उतना बाहर नहीं निकला करती थी, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि महिलाएं स्कूटी भी अच्छे से चला रही हैं, गाड़ी भी चला रही हैं, बाहर बच्चों की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं, घर का काम भी कर रही है। ये इतने सालों में मेरठ में बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप में। और अब जो पहले यहाँ पर हरियाली तीज पर मेला लगा करता था लेडीज पार्क के पास, क्या अब भी वैसे ही लगता है बिल्कुल, या बदलाव है उसमें कुछ? ऐसे ही लगाते हैं उसको, बराबर चल रहा है। अच्छा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे सोने पे सुहागा वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है, काम शुरू हो गया उसका। में हाँ, वो भी बहुत अच्छा क्योंकि मेरठ ने वैसे भी कई खिलाड़ी दिए हैं देश को, बहुत अच्छी। और आगे तो स्पोर्ट्स का होने की वजह से ही यहाँ पे ये हुआ कि ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्यों ना डेवलप कर दिया। कैंचियाँ हमारे यहाँ बनती हैं, उसका तो जवाब ही नहीं। कैंचियों का तो पुराना चला ही आ रहा है यहाँ पे, पूरे भारत में यहाँ से सप्लाई होता है, पूरे इंडिया भारत का, विदेश में भी जाता है, सिर्फ यही उत्पादन होता है। यहाँ की जबान भी कैंची की तरह ही तेज है लोगों की। हाँ, मेरठ बदला है, पर बदला है एक सकारात्मक रूप में। इस क्षणिका से आप सभी दर्शकों को अंदाजा लग गया होगा कि आज हम आपको कहाँ की सैर करवाने वाले हैं। पौराणिकता और ऐतिहासिकता को समेटे, आधुनिकता की चादर ओढ़े 1857 के गदर का साक्षी, समेटे है अपने आप में मिठास रेवड़ी और गजक की। यहाँ के क्रिकेट के बल्ले के हुनर से दुनिया की शायद ही कोई पिच अछूती रही हो। भाषा खड़ी है लेकिन उसमें घुली है मिठास गन्ने की। हम बात कर रहे हैं दिल्ली, देश की राजधानी से 72 किलोमीटर बसे हुए यमुना और गंगा के बीच के शहर मेरठ की। अपनी टीम के साथ जब इस शहर की यात्रा पर निकले तो पाया कि नएपन की तलाश करता ये शहर अभी भी परंपरागत शैली को मजबूती से पकड़े हुए है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये शहर जनसंख्या की दृष्टि से 5वां जनपद है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्रेता युग के राजा मय दानव का राज्य था। माना जाता है कि मय राज्य से आगे चलकर इसका नाम मेदांता का खेड़ा, फिर मेरात और आगे चलकर मेरठ और फिर मेरठ हो गया। मेरठ का नाम लेते ही 1857 के गदर की याद जहन में ताजा हो जाती है।
जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मेरठ अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी था। स्वतंत्रता के लिए प्रथम विद्रोह 10 मई 1857 को यहीं से आरंभ हुआ, जिसके गवाह हैं सेना छावनी में लगे लाल पत्थर। यूं तो घंटाघर बनवाने की परंपरा नवाबों की है। लखनऊ का घंटाघर नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाया। अंग्रेजों ने इस परंपरा को आगे चलाते हुए कई घंटाघरों का निर्माण किया कई शहरों में। मेरठ के घंटाघर का निर्माण अंग्रेजों द्वारा 1914 में कराया गया। ये घंटाघर लखनऊ के रूमी दरवाजे की याद दिलाता है। घंटाघर के नीचे 3 दरवाजे बने हैं जो यातायात आवागमन का बड़ा साधन है। हालांकि आज ये घंटाघर बंद पड़ा है, सुइयां टूटी हुई हैं, पर आज भी मेरठ का आम आदमी ये कहता है कि इस घंटे की आवाज़ कई कई किलोमीटर तक सुनाई देती थी। आज भी वहाँ उस परिवार की पीढ़ियाँ घंटाघर की देखभाल करती हैं जिसको अंग्रेज़ों ने घंटाघर की रखवाली दी थी। जेम्स रे पियर्सन यहाँ के कलेक्टर थे। अंग्रेज़ों का ज़माना था। जब इसमें मशीन लगाई गई तो वो मशीन चली नहीं। जो इसकी ओरिजिनल मशीन वहाँ से स्विट्ज़रलैंड से आ रही थी वो जहाज़ डूब गया और वो मशीन भी डूब गई। तो इन्होंने फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के घंटाघर की मशीन उतार के यहाँ लगाई थी। जब ये चली नहीं तो फिर उन्होंने बॉम्बे संपर्क किया, लेकिन बॉम्बे वालों ने हमारे दादा का नाम लिया कि उन्होंने नीचे दुकान कर रखी, उनसे मिलिए। फिर हमारे दादा से मिले वो, और हमारे दादा ने इस घंटाघर को चलता कर दिया। जब ये चलता हो गया तो ये मुस्तकिल हमारे पास है। ये जगह जो थी कम्बों की थी। अंग्रेज़ों ने जगह मांगी कम्बों से। कम्बू जो थे नवाब साहब थे, उन्होंने ये जगह कम्बों से ली नवाब साहब से। यहाँ पे घंटाघर बनाया गया, उसका नाम कम्बू गेट रखा गया। आइए अब आपको ले चलते हैं मेरठ के सुप्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर, जहां से 1857 की क्रांति का बिगुल बजा। अंग्रेज भारतीय सेना को ब्लैक आर्मी कहकर बुलाते थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम काली पलटन पड़ा। छावनी के निकट शिवजी का यह मंदिर, जो औघड़नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, सिपाहियों के लिए पूजा के साथ साथ गुप्त मंत्रणा का शांत व सुरक्षित स्थान भी था। मंदिर के प्रांगण में कुआं था, जो आज संगमरमर से ढका हुआ आधा ही शेष है। आज मंदिर की चारदीवारी संगमरमर की बनी है कि 1857 के समय इस मंदिर का पूरा प्रांगण पीपल के पत्तों से ढका हुआ था। सावन के महीने में शिव भक्त कांवर यात्रा में गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। यहाँ स्थित भोलेनाथ का मंदिर, जिसे औघड़नाथ का मंदिर के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है। इस मंदिर को काली पलटन के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भारतीय सैनिक गुप्त सभाएं कर स्वतंत्रता संग्राम की योजनाएं बनाया करते थे। 1857 की क्रांति की गुप्त सभा सर्वप्रथम इसी मंदिर में की गई थी। यदि आप मेरठ की यात्रा पर हैं, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीरों की याद में बनाए शहीद स्मारक पर नमन करने जरूर जाएं। 115 फीट ऊंचा बना शहीद स्मारक, जिसके शीर्ष पर अशोक की लाट है। इस स्मारक में उन 85 जांबाज क्रांति के शूरवीरों के नाम लिखे हुए हैं। मेरठ 10 मई 1857 की क्रांति के लिए जाना जाता है, जिसकी यादों को सजाया हुआ है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक परिसर में अमर जवान ज्योति, शहीद स्मारक, मंगल पांडे की प्रतिमा एवं राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है। इस परिसर में जो शहीद स्मारक बनाया गया है, इसमें 1857 के क्रांतिकारियों के जो 85 सैनिक हैं, प्रथम जो 85 सैनिक हैं जिन्होंने विद्रोह किया था,
उनका इस स्मारक पे नाम अंकित किया गया है। विक्टोरिया पार्क के तार जुड़ते हैं हाइडेल कॉलोनी और परेड ग्राउंड से, जहां 1857 की क्रांति से पहले जिन सैनिकों ने एनफील्ड राइफलों में सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को उठाने से मना कर दिया था, उन सैनिकों का कोर्ट मार्शल उसी जगह हुआ और उन्हें वहीं रखा गया और उस जगह का नाम पड़ा विक्टोरिया पार्क। बिल्लेश्वर मंदिर इस मंदिर के लिए माना जाता है कि महाप्रतापी महापराक्रमी रावण की पत्नी मंदोदरी सूरज कुंड में स्नान करके शिवजी की आराधना करने के लिए इसी मंदिर में आती थी। मेरठ की गलियों में बने बिल्लेश्वर मंदिर का शिवलिंग अष्टधातु का है और यह शिवलिंग त्रेता युग का ही शिवलिंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहले विल्व के बाग हुआ करते थे, जिनका आधिपत्य मंदोदरी के पिता मय दानव के पास था। यह मंदिर संगमरमर में परिवर्तित हो चुका है। ये बिल्व के बाग होने के कारण से इसका नाम बाबा बिल्लेश्वरनाथ पड़ा। बिल्लेश्वरनाथ मंदिर की महिमा यह है कि जो भी व्यक्ति भगवान शंकर पर निस्वार्थ भाव से जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसी मंदिर में बच्चों को पूजा अर्चना की शिक्षा दी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में पौराणिकता व ऐतिहासिकता बिखरी हुई है। आइए हम आपको ले चलते हैं सूरज कुंड की ओर। शहर के बीचों बीच बना सूरज कुंड एक सुंदर सा पार्क है। इसका निर्माण 1714 ईस्वी में व्यापारी जवाहरलाल द्वारा कराया गया था। सूरज कुंड के 4 कोनों में 4 मंदिर हैं। सूरज कुंड के बारे में एक कथा भी प्रचलित है। यही वो स्थान है जहां सूर्यदेव ने कर्ण को कुंडल और कवच दान किए थे। जिस स्थल पर हम खड़े हुए हैं, ये कभी सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता था, जो कि आज सूरज कुंड के नाम से भी प्रचलित है। यहीं से मंदोदरी जी स्नान कर बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में पूजन करने जाती थी। इस शहर को खेल नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों न हो, इस शहर ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ी दिए हैं। यहाँ पर बने खेल का सामान 45% निर्यात होता है। यहाँ केवल खेलों का सामान बिकता ही नहीं, बनता भी है। यहाँ के बने हुए स्पोर्ट्स के आइटम, चाहे वो क्रिकेट का बैट हो, हॉकी हो, बॉल हो अथवा शटल, इन सब चीज़ों की इतनी मांग है पूरे विश्व में कि मेरठ शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों को एक नया बृहत रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ के युवाओं में और ख़ास तौर से बेटियों में खेलों के प्रति जो आकर्षण और रुझान बढ़ा है, उसका परिणाम ये है कि आज अनेक युवा और हमारी बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ के बने खेलों के सामान से शायद ही दुनिया का कोई कोना बचा हो जहाँ इनको प्रयोग नहीं किया गया। कोई भी शहर हो, कहीं का शहर हो, उसकी आत्मा होती है उसका बाजार। और इस शहर के तार तो त्रेता और द्वापर युग से जुड़े हैं। इस शहर ने तो क्रांति की आग को भी झेला है। मेरठ में कई बाजार हैं जिनमें आज भी पुरानेपन की झलक स्पष्ट दिखती है, चाहे वो लाल कुर्ती बाजार हो, सदर बाजार हो या हो सुभाष बाजार। बेगमपुल के समीप स्थित है मेरठ का मशहूर कुर्ती बाजार, जहां मेरठ के आसपास के लोग खरीदारी करने आते हैं। इसके नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सैनिक लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, जिसकी धुलाई इसी जगह होती थी और इसीलिए इसका नाम पड़ गया लाल कुर्ती बाजार।
मेरठ में एक और बाजार है, आबूलेन बाजार। मेरठ के लोग इसकी तुलना दिल्ली के कनॉट प्लेस से और लखनऊ के हजरतगंज से करते हैं। मेरठ जाना जाता है खद्दर के लिए और उससे भी ज़्यादा जाना जाता है। मेरठ की कैंची सबसे नंबर 1 पर है। यहाँ की कैंची जो है विदेशों तक जाती है और बहुत नाम है यहाँ की कैंची का। मेरठ में हमारे खद्दर बाज़ार जो कि बहुत प्रचलित है, आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। यहाँ पर वो बेशक छोटी छोटी गलियों में है लेकिन बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका है और हमें गर्व है कि हमारे मेरठ का खद्दर बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत उन्नति कर रहा है। हमारी हर खुशी का इजहार करते हैं वाद्य यंत्र। बैंड बाजा ना हो तो शादी बाजार फीके से लगने लगते हैं। खेल के सामानों के साथ ही साथ मेरठ में हर तरीके का वाद्य यंत्र भी बनता है। मेरठ ने इन वाद्य यंत्रों का निर्माण बहुत पहले से करना शुरू किया और इन वाद्य यंत्रों की पूरे विश्व में मांग है। जो यहाँ के बने हुए वाद्य यंत्र जिनमें झांझ है, ढोलक है, ढपली है, ड्रम है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बांसुरी में जो पपीरी लगती है उसको बनाने वाला, जिससे स्वर निकलता है, एकमात्र शहर मेरठ है। उत्तर प्रदेश की वो कहावत कि यहाँ 4 कोस में पानी और 1 कोस में वाणी बदल जाती है, भारत देश पर पूरी तरह ये कहावत चरितार्थ होती है। ये देश है कई भाषाओं और परंपराओं का। एक ही प्रदेश के खान-पान और उसकी वैरायटी में इतना फर्क, इसी फर्क का तो नाम है हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में कई शहर खान-पान के लिए जाने जाते हैं, दूध, जलेबी, मलाई, मक्खन, लेकिन मेरठ का नाम लेते ही जुबान पर घुल जाती है रेवड़ी और गजक की मिठास। यूं तो दोनों चीज़ें सर्दियों की हैं। मेरठ जाना जाता है रेवड़ी और गजक के नाम पर। चाशनी में डूबी मीठी मठरी और नान खटाई प्रसिद्ध हैं यहाँ की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को चीनी बहुत भाती है। पारंपरिक खेती यहाँ की है गन्ना। यहाँ बहुत सारी चीनी मिलें भी हैं। बहुत अधिक गन्ने की पैदावार होने के कारण मेरठ के आसपास 4 बड़ी शुगर मिल है। मवाना शुगर मिल, दौराला शुगर मिल, मोदीनपुर शुगर मिल और नगनामल शुगर मिल। इसके अलावा मोदीनगर स्थित मोदी चीनी मिल भी पहले मेरठ का ही हिस्सा हुआ करती थी। वर्तमान में मोदीनगर गाजियाबाद का हिस्सा बन गया है। यूं तो आज घेवर से लेकर पिज्जा तक सब कुछ मिलता है। मेरठ बदल रहा है, आधुनिकता के साथ कदम ताल कर रहा है। बाजार अपने पुराने दस्तूर पर कायम है। मेट्रो का कार्य भी प्रगति पर है और रैपिड ट्रेन का कार्य भी तेजी से चल रहा है। 6 एक्सप्रेस वे के माध्यम से मेरठ ने खुद को भारत के हर कोने से जोड़ लिया है। 30-40 वर्ष पूर्व मेरठ शहर का क्षेत्रफल अनुमानतः 250-300 किलोमीटर स्क्वायर रहा होगा, जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र था। वैसे तो वह क्षेत्रफल आज बढ़कर 450 किलोमीटर स्क्वायर हो चुका है, क्योंकि घनी आबादी के चलते मेरठ के आउटर पर बीच में से जो रोड जा रही थी बेगमपुल होते हुए जीटी रोड थी, लेकिन उस रोड पर इतना ज़्यादा यातायात के संसाधन ट्रैफिक बढ़ गया था कि एक बाहर की तरफ एक बाईपास निकाला गया था NH 58। आज NH 58 के भी लगभग शहर के बीच में आ चुका है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करती है ये धरती नौचंदी के मेले के रूप में। 350 साल से भी ज्यादा पुराना मेला होली के 1 सप्ताह बाद 1 महीने के लिए लगता है, जहां दूर देश के सैलानी इस मेले की रौनक को देखने के लिए आते हैं। जिस स्थान पर ये मेला लगता है उसकी खूबसूरती एक तरफ बाले मियाँ की दरगाह और दूसरी तरफ नौचंदी का मंदिर। एक तरफ मंदिर के घंटे की आवाज़
और दूसरी तरफ अजान की आवाज एक खूबसूरत समा बांध देती है। इसी नौचंदी मेले के नाम पर नौचंदी एक्सप्रेस चलती है। नौचंदी मेला ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है क्रांति भूमि से। इसने 1857 की क्रांति भी देखी और ये हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक भी है। इससे हमारी भारतीय संस्कृति और आर्थिक दोनों ही चीज़ें जुड़ी हुई है। इसमें विभिन्न हमारी लोक कलाएँ और विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन होता है। वहीं जो लोकल हमारे प्रोडक्ट है वो सब भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आइए आपको रूबरू करवाते हैं मेरठ के चर्च की खूबसूरती से। ये है मेरठ कैंट क्षेत्र का सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च, जो अपने 200 साल पूरे कर चुका है। कहते हैं इसे बनवाने में लकड़ी, पीतल, संगमरमर और कांच का इस्तेमाल किया गया है। इस चर्च का निर्माण ब्रिटिश सेना के पादरी रेवरेंड हेनरी फिशर ने ब्रिटिश सिपाहियों के लिए 1819 में कराया था। इस चर्च में 10,000 लोग एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आज भी विदेशी अपने पूर्वजों की याद में यहाँ आते हैं और प्रार्थना करते हैं। 1819 में उन्होंने अपनी पूजा आराधना के लिए एक चर्च की स्थापना करनी शुरू की, जिसका निर्माण 1822 में पूरा हुआ और यह सेंट जॉन्स चर्च कहलाया। इसके आगे का जो भारत है उसके अंदर तब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई चर्च स्थापित नहीं था, इसीलिए इसको उत्तर पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन चर्च कहा जाता है। मेरठ से 22 किलोमीटर दूर आस्था व कलात्मकता का प्रतीक सरधना चर्च देश में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी भव्य इमारत का नजारा देखते ही बनता है। यहाँ पहुंचकर असीम शांति का अनुभव होता है। कहते हैं इस चर्च का निर्माण साधारण परिवार में पली बढ़ी बेगम समरू ने कराया था। अपने पति वॉल्टर रेनाल्ड की मृत्यु के बाद जब बेगम समरू ने गद्दी संभाली, तब उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपना लिया। इस चर्च को बनवाने में 11 साल लगे थे। इस चर्च की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी टीम ने यहाँ के फादर से बात करना चाहिए, जो कि अपनी जीभ के ऑपरेशन के चलते बोलने में असमर्थ थे। अंततः हमारी टीम ने चर्च के बारे में तथ्य जुटाने के लिए वहाँ के अन्य लोगों से बात की। इसका निर्माण बेगम समरू ने कराया था, जो उस समय की एक बड़ी बेगम थी और उनका एक खुद का रजवाड़ा था और वो इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने दिल्ली के बादशाह को 3 बार उनके दुश्मनों से बचाया था। कुछ लोग अन्य डेट भी देते हैं, पर जब हम मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र में घूमते हैं ऊपरी द्वार में, तो हमें निश्चित तौर पे ये लगता है कि यह चर्च मेरठ के सेंट जॉन चर्च के बाद ही बना है। तो 1822 की डेट इसके लिए सही रहती है। यूं तो हर तरफ आधुनिकता को देखा जा सकता है, लेकिन मेरठ के युवाओं के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि खड़ी बोली ही उनकी शान है और गाड़ियों में बुलेट ही उनकी जान है। और हमारी खड़ी बोली में हमारा किला में पहचाना जाता था हमारा मेरठ जिला, और अब भी थोड़ी गांव की देहात की तरफ खड़ी बोली है। इस वजह से किला में हम बोलते थे पहले ताऊ राम राम, क्या हाल है ताऊ। और अब भी हम किला में गांव में जब चले जाते हैं तो खड़ी खड़ी बोली रहती है हमारी वहाँ की। दोस्तों, यूं तो किसी शहर को शब्दों में समेट पाना मुश्किल है, लेकिन हमने मेरठ क्षेत्र के प्रमुख स्थलों, बाजार, खान-पान और उसकी संस्कृति से आपको रूबरू कराने का एक अथक प्रयास किया।